हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए, अच्छा है, आप लोग सब अच्छे हैं। अब हम जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, इसको डेली डेली रिपीट करना कंपलसरी है। डेली का डेली इसको आप वर्क करें और साथ में रिपीटेशन कंपलसरी है। बार बार इसको दोहराते रहें तो आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि मार्क्स तो फिर बहुत अच्छे आने वाले हैं आपके। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और मल्टीपल चार्जेस, अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसके कारण से कैसे निकालेंगे, और अगर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं तो उनके कारण से कैसे निकालेंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स और टेस्ट चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये हमने डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं पॉइंट चार्ज और मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट अ पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट पॉइंट O। ये Q चार्ज है और ये O पे रखा हुआ है। We have to calculate electric field intensity due to this charge at point P. P पे हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण से, यहां पे कैलकुलेट करनी है। R डिस्टेंस पे, O से P की डिस्टेंस R है ये। So due to which we have to calculate electric field intensity at point P. To do so, we put a test charge Q naught at point P. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लगा दिया। Q नॉट यहां पे रख दिया इस P पॉइंट पर। ओके, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। तो कूलम लॉ हमने पढ़ा था। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इस चार्ज के कारण से इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स की डायरेक्शन ये इधर आएगी, ये इसको रिपेल करेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इस लाइन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग यहां पे आप यहां F की डायरेक्शन देंगे। ओके, तो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E वेक्टर इज इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो F वेक्टर की वैल्यू ये वाली पुट कर दिया, E वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q नॉट से Q नॉट क्रॉस, तो E vector is equal to K Q upon R square R cap. This is the electric field intensity due to point charge Q. For air oblique vacuum, K की वैल्यू थी 1 upon 4 pi epsilon naught. Then E is equal to E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap. Okay. Direction of E at point P. P point पे डायरेक्शन देखनी है, तो जो डायरेक्शन F की होगी वही डायरेक्शन E की होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम होती है अगर चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है। तो यहां पे ये आपने कैलकुलेट करना है, तो जो F की डायरेक्शन आई है वही E की डायरेक्शन आएगी। तो यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, सेम डायरेक्शन होगी दोनों की। तो यहां पे आपने कहा डायरेक्शन टुवर्ड्स OP, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। अगर यहां पे ये +Q की बजाय -Q चार्ज होता, -Q चार्ज लगा होता, तो यहां पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती, तो आप कहेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। माइनस R क्यों आया, क्योंकि अब ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो अब R कैप की डायरेक्शन दे वाली है, तो माइनस R कैप यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए माइनस R कैप आएगा। ओके, इट्स डायरेक्शन विल बी PO वेक्टर, PO, P2O। ओके, P2O, this is the direction which is opposite to OP. OP के अपोजिट है जो। इन मीडियम, अगर हम इसको मीडियम में कैलकुलेट करते, एयर ऑब्लिक वैक्यूम की बजाय मीडियम में लेते, तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो हमको मालूम है एप्सिलॉन R। तो मीडियम में कहेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, फिर ऐसे कहेंगे आप। और यहां से इससे और इससे अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या पता चलता है, that is EM is equal to E upon epsilon R. EM is equal to E upon epsilon R. और
EM इज लेस देन E मींस एयर ऑब्लिक वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है और मीडियम जब प्लेस कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब या अगर आपने कोई पुट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम में कम हो गई एयर ऑब्लिक वैक्यूम के कंपैरेटिवली। अब यहां से इस ये जो रिलेशन हमारे पास आया इससे क्या पता चला, हेंस इट इज क्लियर दैट नंबर 1 E प्रोपोर्शनल टू Q, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसका ग्राफ होगा। और दूसरा बात E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, इसमें ग्राफ बनाऊंगा 1 अपॉन R स्क्वायर के साथ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर R के साथ बनाना होता है तो R की इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ओके, तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर पॉजिटिव लगाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे माइनस या फिर यहां माइनस लगा करके उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड कर देंगे आप। तो ये तो हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बात करेंगे हम ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस लर्न कर लो, वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम। अगर फोर्स रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर सम करना है, इंटेंसिटी निकालनी है तो वेक्टर सम करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें Q1, Q2, Q3 up to and so on. Let us system of charges Q1, Q2, Q3 up to and so on Qn, due to which we have to calculate electric field intensity at point P. P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां पे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Qn है। इस पॉइंट P पर यहां पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को। इस Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2 और Qn का Rn, और यहां पे इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R0, R0। तो हमें यहां से और यहां तक की डिस्टेंस है ये R01, डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली R02, R01 कैलकुलेट करना पड़ेगा कभी, तो आप कहेंगे R01 वेक्टर इज इक्वल टू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फर्स्ट माइनस सेकेंड, इस पहले में से दूसरे को माइनस करना, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q1। सेम एज अगर R02 चाहिए तो R0 माइनस R2 वेक्टर, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R0n चाहिए तो R0 माइनस Rn वेक्टर। ओके, तो ये तो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहेंगे इट कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा मैंने अभी बताया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is equal to vector sum of electric field intensities due to individual charges। जितने भी सिस्टम में चार्जेस हैं उनके सबके कारण से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और उन सब का वेक्टर सम करेंगे आप। ओके, सो दैट इज E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस अप टू एंड सो ऑन En वेक्टर। नाउ E1, E2, E3 इनकी वैल्यूज तो हम जानते हैं, ड्यू टू Q1 E1, ड्यू टू Q2 E2, ड्यू टू Q3 E3, ऐसे हमने निकाला हुआ है। तो E वेक्टर इज इक्वल K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस अप टू एंड सो ऑन K Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। ओके, सो K कॉमन एंड रेस्ट E वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 upon R02 square R02 cap plus up to and so on Qn upon R0n square R0n cap। क्लियर? दिस इज द रिजल्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू K समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन R0 I स्क्वायर R0 I कैप। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप ऐसे। फिर मैंने आपसे कहा था कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, ये कौन से वाले दांत हैं? दिखाने वाले।
इससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे आप लिखते हैं। जब हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना हो, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे, तो वो ये तो दिखाने वाले दांत और वो खाने वाले दांत यूज करेंगे। वो कौन से, क्या करें, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑब्लिक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो दोनों हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो पॉलीगन लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसका हम निकालेंगे यहां से। तो ये तो E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर, तो यहां से इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ किया, इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ किया, तो इट विल बी द रिजल्टेंट। ये E वेक्टर ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ये अल्फा से रिप्रेजेंट क्या है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर कंपोनेंट में तोड़ करके, रिजॉल्व करके। कंपोनेंट में तोड़ना आता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है, दूसरी ओर वाला साइन होता है। तो वहां पे कंपोनेंट्स में तोड़ करके भी रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप एक बात याद रखेंगे, अगर दो फील्ड या मोर देन टू फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, सारे सेम डायरेक्शन में, तो दे विल ऐड, सीधे ऐड हो जाएंगे। और टू फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, अलग अलग थीटा एंगल पर हो, तो आप उनको कंपोनेंट में तोड़ेंगे या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू दैट ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इक्वल। इट इज एन इक्विलिब्रियम विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्विलिब्रियम ऑफ 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप इज 1.26 10⁻³ kg per meter cube, then determine the radius of oil drop. Okay, so given that n equal to 12 electrons, E electric field 2.55 10⁴ Newton per coulomb, density 1.26 10⁻³ kilogram per meter cube, it is to be calculated. Electronic charge 1.6 10⁻⁻19 coulomb, and acceleration due to gravity small g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस, जैसे मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे, तो कल ही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पॉजिटिव चार्ज के कारण से अगर आप निकालते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर नेगेटिव चार्ज के कारण से निकाल रहे होते हैं तो टुवर्ड्स चार्ज, तो चार्ज की तरफ होगा, ये ऐसे बताते हैं। तो यहां पे अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से तो अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स चार्ज, तो डायरेक्शन हो जाती है प्लस से माइनस। ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर होती है। तो यहां पे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बना दिया। और ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट ये तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, वेट की डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज QE। ओके, सो QE की डायरेक्शन तो अपवर्ड और mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल होंगे। तो मैंने कहा हियर द वेट ऑफ ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज mg is equal to QE, but Q is equal to any and m is equal to 4/3 pi r cube rho. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो ड्रॉप है हमारे पास वो स्फेरिकल शेप में होती है और स्फीयर का वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. दिस इज द मास वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड रो इज द डेंसिटी. फ्रॉम इक्वेशन 1 इन वैल्यूज को 1 में पुट कर दो यहां पे, तो क्या आने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल एन ई कैपिटल ई. वी हैव टू कैलकुलेट आर, सो आर क्यूब इज इक्वल टू बाकी सब टर्म इधर, तो ये आ गया आपके पास टर्म. अब नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ गिवन टर्म्स, तो जितनी वैल्यूज आपको गिवन है सबकी वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट करो. तो जो टर्म नीचे है उनको ऊपर ले जाएंगे. 3 into 12 1.6 10 to the power -19 2.55 10 to the power 4 into 3.14 1.26 10 to the power 3 9.8. अब पावर टर्म को ऊपर ले जाएंगे और नीचे वालों को ऊपर वालों को इनको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद 36 into 1.6 2.55 12.56 into 1.26 into 9.8 ऊपर आ गया 10 to the power -15 और -3. तो यहाँ पे जब ऊपर का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है और नीचे ये आ जाता है, तो 10 to the power -18. अब इसका लेना है क्यूब रूट. क्यूब रूट लेंगे, आर क्यूब है हमारे पास, हमें आर कैलकुलेट करना था, तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स आर इज इक्वल टू दिस इज द क्यूब रूट. अब क्यूब रूट लेने पर इसकी जो डिजिट आती है वो आती है 0.98 10 to the power -6 मीटर. दैट इज ऑल्सो 9.8 10 to the power -7 मीटर. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज an electron falls by a distance of 1.5 centimeter in an uniform electric field of value 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. This is the electric field. The direction of electric field is reversed by keeping the magnitude of electric field constant. Electric field को constant रखना है और electric field की direction को reverse करना है. एंड ए प्रोटॉन फॉल्स, पहले तो इलेक्ट्रॉन गिर रहा था ऊपर से और अब प्रोटॉन को गिरने दिया जाता है. प्रोटॉन गिर रहा है बाय द सेम डिस्टेंस तक. कैलकुलेट द टाइम इन ईच केस. दोनों केसेस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कैलकुलेट करना है. कंपेयर दिस सिचुएशन फ्रॉम फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी. तो फ्री फॉल में जो टाइम लगता है या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके साथ इसको कंपेयर करना है. ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड पॉइंट यहां पे प्रोटॉन के लिए. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने सपोज कर लिया कि ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन होगी, यानी ऊपर की तरफ ये वाली डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब आप सोच रहे होंगे ऊपर पॉजिटिव क्यों ले लिया. अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव ले लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जब फोर्स ऊपर लगेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा. तो हमें तो फ्रीली हमें उसको नीचे गिराना है. गिरने में कितना टाइम लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव कंसीडर किया है. ओके, सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है. तो अब आप कहेंगे हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और E और U फ्रीली फॉल है तो U इज इक्वल टू 0. शुरुआत जब वहां से करता है गिरने की तो U इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू EE. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हमने, F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल MEAE. E इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे MEAE फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करेंगे तो MEAE इज इक्वल टू E, तो AE इज इक्वल टू EE अपॉन ME. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो U की वैल्यू तो 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया. अब ये S की जगह पे H हाफ AT स्क्वायर. E लगाया मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए. ओके, सो टाइम T स्क्वायर इज इक्वल टू 2H अपॉन AE और पुट द वैल्यू ऑफ E, तो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2H ME अपॉन EE. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ H ME EE, तो इनकी सबकी वैल्यूज पुट करेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने में टाइम मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे गिरने में इतना टाइम लगेगा. ये डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिरने में इतना टाइम लगेगा 2.9 10 to the power -9 सेकेंड. ओके, अब सेकंड पॉइंट प्रोटॉन के लिए.
तो प्रोटॉन के लिए चार्ज हमको मालूम है, मास हमको मालूम है प्रोटॉन का, H सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो सेम। तो यहां पे क्या रहा है वो कि हमने केवल डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो डायरेक्शन रिवर्स किया तो पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होती है, इसलिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे आप ऐसे ही इस तरीके से ही, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया टीपी इज इक्वल टू, जैसे आपने यहां पे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करके लाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे जैसे यहां पे बनाया था, टी इज इक्वल टू सेम एज प्रोटॉन के लिए बनाएंगे, तो यहां पे आएगा 2H mp/e। यहां पे E प्रोटॉन का चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन और ये H। ओके, सो पुट द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स एंड कैलकुलेट इट। सो टीपी इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। इतना टाइम लगेगा प्रोटॉन को ऊपर से यहां से और यहां तक 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिरने में। ओके, अब मेरे को इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना था। अगर मैं यहां पे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, a इज इक्वल टू E/mp, वैसे ही प्रोटॉन के लिए तो AP इज इक्वल टू E/mp, mp से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे mp जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी कंपैरेटिव ये आ रहा है 10⁻12, इसका मतलब 10⁻12 यानी 10⁻11 टाइम्स ये ग्रेटर है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और ये उसकी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिव बात कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो और भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से 183 टाइम्स आएगा, 183 टाइम्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 183 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का 183 टाइम्स। ओके, सो ये तो हुआ प्रोटॉन का एक्सेलरेशन और ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप कैसा मानते हैं, नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होता है, इसकी कंपैरेटिव ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए उसको आप कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसकी गिरने में जो टाइम लगेगा वो यहां पे टाइम बहुत कम लगा है, वहां पे एक्सेलरेशन जब कम है तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, वो भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे अगर पूछा जाता तो यहां पे तो हमसे फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम two positive charges each of 10⁻8 coulomb are at point x equal to 0.1 meter, y equal to 0 and x equal to -0.1 meter, y equal to 0. These are the coordinates. तो दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक तो यहां पर रखा है दूसरा यहां पर रखा हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। नंबर 1 ओरिजिन पे, नंबर 2 0.2 मीटर 0 पर, नंबर 3 x इक्वल टू 0 0.1 मीटर पर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहां पे दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो ए पर रखा है दूसरा बी पर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है 0.1 मीटर 0 और इसके -0.1 मीटर 0। दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो पहले अगर मैं ए पर जो चार्ज रखा है इसके कारण से निकालो, तो डायरेक्शन आएगी ए ओ वेक्टर, दिस विल बी द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होगी, इसको लिख दिया मैंने E1 वेक्टर। तो ये तो E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और जब मैं इसके कारण निकालूंगा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण निकालूंगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये डायरेक्शन आएगी, यानी BO वेक्टर। इसको लिखा मैंने E2 वेक्टर। E1 and E2 both are equal in magnitude and opposite in direction. Q चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा और डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, रिजल्टेंट विल बी 0। तो एट ओरिजिन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 सिंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स E0A and E0B आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये यहां पे लिख सकते हैं E1 and E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। E1 and E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट 0 आ गया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट,
x इक्वल टू 0.2 मीटर कॉमा y इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिन b पॉइंट ये है और p पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है उसकी कोऑर्डिनेट है 0.2, 0 ये पॉइंट है वो। तो यहां से a से अगर p की डिस्टेंस पूछूं मैं आपसे तो ये डिस्टेंस होगी 0.1 मीटर, क्योंकि ये वाली 0.1 तो ये हो गई 0.1। और अगर b से p तक की पूछूंगा तो 0.2 तो ये वाली है और 0.1 ये वाली है, तो यहां से आगे होगी 0.3 मीटर। ओके, सो अब a पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके कारण और b पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके कारण से p पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे दूर की ओर, तो ये डायरेक्शन आई EPA और ये डायरेक्शन आई EPB, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम है, तो दे विल ऐड। रिजल्टेंट जो निकालेंगे उनको ऐड करके निकालेंगे, तो आप लेंगे एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू EPA प्लस EPB, EP वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन AP स्क्वायर, AP वेक्टर प्लस KQ अपॉन BP स्क्वायर BP, यानी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल डायरेक्शन है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, केवल डायरेक्शन है, ये अलोंग डायरेक्शन है ये। अब EP इज इक्वल टू KQ अपॉन 0.1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, प्लस KQ अपॉन 0.3 का स्क्वायर, ये BP की वैल्यू है, और डायरेक्शन आ गई OP, ये डायरेक्शन आ गई AP और BP और OP दोनों ये सब सेम डायरेक्शन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर OP वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई। अब EP इज इक्वल टू पुट द वैल्यूज, इनकी वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे आया 10⁴ न्यूटन पर कूलम अलोंग OP वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज x equal to 0, y equal to 0.1 meter. So this is the A and this is B, 0.1 meter, 0.1 meter, और y एक्सिस पर हमने पॉइंट लिया यहाँ पे कोई P पॉइंट, और इस P पॉइंट पे डिटरमाइन करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो जब ये 0.1 है और ये 0.1 है तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया 0.1, तो ये वाला हो गया 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे अगर निकालना चाहे AP और BP को, ये वाला, तो पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला पता है हमें और ये भी पता है, तो पाइथागोरस से इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AP इज इक्वल टू BP, दोनों इक्वल आएंगे, और कितना आएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 0.1√2 मीटर, ये वैल्यू आएगी AP और BP की। अब हम यहाँ पे इस A पर जो चार्ज पार्टिकल है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये E1 आ गया, और B पे जो चार्ज पार्टिकल इसके कारण, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये E2 आ गया। अगर E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों जुड़ जाते, ऐड हो जाते, और दोनों अपोजिट होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाते, बट दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन है, तो हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे कंपोनेंट करके। तो E1 और E2 दोनों का कंपोनेंट तोड़ेंगे, E1 का कंपोनेंट इधर आएगा E1 cos 45, इधर आएगा E1 sin 45, E2 का कंपोनेंट इधर आएगा cos और इधर आएगा sin। तो आप चेक करोगे E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल आने वाले हैं, और दोनों के cos कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। और E1 sin 45 और E2 sin 45 दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे विल ऐड, और रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है इट इज क्लियर दैट E1 मोड E2 मोड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कैसे? यहाँ पे Q, ये भी Q, और यहां से ये वाली डिस्टेंस सेम, तो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट देयर डायरेक्शन आर डिफरेंट, सो दे कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स इन विच E1 cos 45 एंड E2 cos 45 कैंसिल्ड, दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट हैं इसलिए, एंड E1 sin 45 एंड E2 sin 45 सेम डायरेक्शन में, सो दे विल ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू E1 sin 45 प्लस E2 sin 45 इज इक्वल टू 2E1 sin 45, दोनों सेम है तो इसलिए मैंने 2 ट्राइस कर दिया, 2 इंटू KQ अपॉन AP स्क्वायर 1/√2 sin 45 की वैल्यू है। अब AP की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑलरेडी, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.5√2 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और 6.36 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो कंपोनेंट E1 तो ये था, E2 ये था, और ये कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं, तो यही तो डायरेक्शन बची, ये डायरेक्शन होगी इसकी रिजल्टेंट की। तो एट पॉइंट P रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग OP वेक्टर, O से P की तरफ, ये वाली जो डायरेक्शन है ये इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम
नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो कल हम पढ़ने वाले हैं और कुछ अलग से क्वेश्चंस उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।